गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। मैं पीसी सेंचुरी आपके सामने एक परदेसी साहित्यकार को लेखक को लेके आया हूँ। और ऐसा परदेसी जो सुदूर देश से आया और हिंदुस्तान की मिट्टी से आकर्षित होकर के इससे प्यार स्नेह और मोहब्बत कर बैठा और हमेशा इस धरती का होकर के रह गया। हिंदुस्तान की धरती में भी, भारतवर्ष की धरती में भी वो इस रजवाड़े की, राजस्थान की, राजपूताना की धरती के प्यारे सी एक रियासत थी बीकाना। वो हमेशा बीकानेर का होकर के रह गया। और परमपिता परमेश्वर से जब उन्होंने अपने दफन होने के लिए, अपने कब्र के लिए 2 गज जमीन मांगी, तो भी वो इस प्यारी सी बीकाना के लिए मांगी। और जो राजपूताना की एक रियासत थी, और उस समय महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ राज कर रहे थे। आकर्षित होना स्वाभाविक है परदेशियों का। जर्मनी का मैक्स मुलर आया, वो हमेशा के लिए यहाँ रह गया। इटली का एलपी टेसिटोरी आया, वो हमेशा के लिए यहाँ रह गया। जर्मनी के मैक्स मुलर ने हिंदुस्तान की धरती को स्वर्ग कहा। उसने कहा कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में कहीं यदि स्वर्ग है तो वो इस हिंदुस्तान की धरती पर है। हेनरी डेराजियो आया, वो हमेशा यहाँ होकर के रह गया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आया, उसने अपनी पेनी कलम यहाँ चलाई और राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विशेषकर भाषा पर उसने जो काम किया, वो हिंदुस्तान का धरती पर पैदा होने वाला कोई कवि, लेखक और साहित्यकार नहीं कर पाया। हिंदुस्तान की धरती पर आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नाम और निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह है दुश्मन दोरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इस प्रकार मोहम्मद इकबाल ने जो लाइनें कही है, वो विदेशियों के लिए आकर्षित होना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक राजस्थान की धरती पर आकर के राजस्थान की धरती को अपनी कर्मस्थली बनाया और सुदूर देश से आया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर है लाल सागर, और इस प्रकार यहाँ है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से 3 तरफ से घिरा हुआ एक देश है इटली। इटली, वैसे इटली का नाम लेते ही विपक्ष के नेताओं की त्योरियां चढ़ जाएगी, क्योंकि वो इटली के निवासी वर्तमान किसी भारत के राजनेता को पानी पी पी करके कोसते हैं। उस इटली के उदीने शहर में 13 दिसंबर 1887 को जन्म हुआ, जिसे दुनिया एलपी टेसिटोरी के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर एलपी टेसिटोरी। डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने अपनी कर्मस्थली पश्चिमी राजस्थान को बनाया। पहले ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता के जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के कहने पर आए थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ऐसे वर्सेटाइल, जीनियस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटेलिजेंट, कलम के धनी व्यक्ति की पहचान की। और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता से जुड़े हुए थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता भारत के साहित्य पर, भारत की भाषा पर, भारत की परंपरा पर, भारत की संस्कृति पर काम कर रही थी, जिसकी स्थापना लगभग 15 जनवरी 1784 को हुई। यानी 1784 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन उसके सुप्रिटेंडेंट है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए
इन्हें पश्चिमी राजस्थानी साहित्य का एक ऐतिहासिक सर्वे करने के लिए जोधपुर भेजा। जोधपुर रहते हुए रामकरण असोपा ने इनकी मदद की थी। रामकरण असोपा ने इनकी मदद की और इसके बाद में ये तत्पश्चात आ गए बीकानेर रियासत में। बीकानेर रियासत में उस समय शासक थे महाराजा गंगा सिंह, जो हिंदुस्तान में जिनकी तुत्ती बोलती थी महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे का काम दिया। ढाणी ढाणी, घर घर, दौरे दौरे में, गांव गांव में, शहर शहर में, कस्बे कस्बे में, कुंज कुंज में बिखरे हुए चारण साहित्य को इकट्ठा करके उनका संपादन करने का कार्य महाराजा गंगा सिंह जी ने इनको दिया। और ये ऊंट पे ढाणी ढाणी जाते थे, गांव गांव घूमते थे। लेकिन इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो संपादन किया, वो बड़ा उल्लेखनीय था। इन्होंने बीकानेर में रहते हुए अपने कार्य किए। उन कार्यों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। बीकानेर में रहते हुए इनका जो पहला कार्य था वो था एलपी टेसिटोरी के जो कार्य थे, उन कार्यों को यदि अपन बांटें तो पहला इनका कार्य था खोज का कार्य। इन्होंने यहां रहते हुए कुछ खोज के कार्य भी किए, जैसे रंगमेल सभ्यता की खोज एलपी टेसिटोरी ने की। रंगमेल सभ्यता जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में आई हुई है। रंगमेल सभ्यता के अलावा इन्होंने बड़ोपल सभ्यता की खोज की। बड़ोपल वर्तमान में बर्ड सेंचुरी बना दी गई है। बड़ोपल हनुमानगढ़ में बर्ड सेंचुरी बना दी गई है और ये केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा पानी की आद्यक के कारण, नमक के कण ऊपर आकर के जमीन पूरी अनुपजाऊ हो गई है बड़ोपल, और दलदली हो गई है और मकान के मकान नीचे धंस रहे हैं। उसको वर्तमान में बर्ड सेंचुरी बना दिया है। तो बड़ोपल सभ्यता, इसके अलावा इन्होंने रतनगढ़ सभ्यता का भी बनाई। रतनगढ़ सभ्यता के अलावा इन्होंने प्रागैतिहासिक सभ्यता की खोज की, जिन्हें इन्हें पूर्व हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। पूर्व हड़प्पा सभ्यता, ये जब पूर्व हड़प्पा सभ्यता, ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी माताजी बीमार हुई और ये इटली चले गए थे, जब इटली चले गए तब यहां जीए ग्रियर्सन से कलकत्ता में इन्होंने पत्र व्यवहार किया था। इटली से कलकत्ता इन्होंने, इनकी माताजी बीमार होने के कारण ये वहां रहे, तब इन्होंने पत्र व्यवहार किया था। जब पत्र व्यवहार किया तो जीए ग्रियर्सन को ये लिखते हैं कि मुझे राजस्थान में बड़ी अद्भुत, अनोखी और अविस्मरणीय चीजें मिली हैं। उनमें 2 चीजें मेरे पास है। एक मुझे मोहर मिली है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया हूं, और वो लेखनी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण पेश करती है। दूसरी जो मोहर सील उन्हें मिली, शैलगढ़ी थी, वो भी ये उजागर नहीं कर पाए। कहते हैं कि जब ये इटली से वापस से भारत लौटे और पश्चिमी राजस्थान लौटे, तब ये साथ में, उस समय आज का जो अपना कोरोना है, ऐसा ही कोरोना फैल रखा था। उसे कोरोना ने कह करके स्पेन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। स्पेन इन्फ्लुएंजा हुआ आज के कोरोना की भांति। 1919-1920 के अंदर लाखों लोग मर गए थे आज के कोरोना की भांति। तो स्पेन इन्फ्लुएंजा हुआ और जब ये राजस्थान लौटे तब 22 नवंबर 1919 को इनका बीकानेर में देहांत हो गया। और बीकानेर में उसमें महाराजा गंगा सिंह जी ने इन्हें बड़ी श्रद्धापूर्वक दफनाया और इनके समाधि स्थल पर राजपूती स्थापत्य कला शैली की, महाराजा राजा की जो छतरी होती है, ऐसे इन्होंने छतरी बना करके श्रद्धा सुमन अर्पित की महाराजा गंगा सिंह जी ने। कहते हैं कि इटली और कोलकाता के मध्य जो इनका पत्र व्यवहार हुआ और इनकी जो खोजें थी वो दफन हो गई थी, लेकिन बीकानेर के एक सेठ थे बांटिया करके, हजारीमल बांटिया, जिनका पूरा नाम था सेठ हजारीमल बांटिया। हजारीमल बांटिया कानपुर के सेठ थे, कानपुर के रहने वाले थे, और ये इटली से इनके टेसिटोरी के पत्र लेकर के आए थे।
और इन पत्रों में अब्राहम ग्रियर्सन को जो बातें इन्होंने लिखी थी वो उजागर हुई एलपी टेसीटोरी की, कि किस प्रकार एलपी टेसीटोरी ने रंगमहल, बड़ोपल, रतनगढ़ और प्रागैतिहासिक यानी पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज की। एलपी टेसीटोरी के जो ये खोज के कार्य, इन खोज के कार्यों के अलावा इन्होंने दूसरा जो काम किया वो काम था अनुवाद का काम। इन्होंने कुछ साहित्य का इटली भाषा में अनुवाद किया। ये ग्रीक भी जानते थे, जर्मन भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे। अब्रज राजस्थानी पे इन्होंने खूब काम किया। डिंगल भाषा पे इन्होंने काम किया। डिंगल भाषा में अब्रंश राजस्थानी, किस प्रकार अब्रंश राजस्थानी गुजराती का पुट लिए हुए हैं, यानी गुजराती की भाषा के कौन कौन से शब्द राजस्थानी में आए, प्राकृत भाषा का राजस्थानी भाषा में क्या योगदान रहा है। इनकी भाषा पे गजब की पकड़ थी। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये बीकानेर में जहाँ रहते थे ना, जिस गांव में जाते, जिस ढाणी में जाते, स्थानीय लोगों से उसी भाषा में बात कर लेते थे। तो इन्होंने कुछ अनुवाद के काम किए। जैसे इन्होंने रामायण का इटली में अनुवाद किया, रामायण के अलावा इन्होंने महाभारत का इटली में अनुवाद किया। रामचरितमानस का इन्होंने इटली में अनुवाद किया। रामचरितमानस के बाद में इन्होंने एक किताब है इंद्रिय पराजय, इनका इन्होंने इटली भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा नाचिकेत की कथा का इन्होंने इटली में अनुवाद किया। रामचरितमानस में इन्होंने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री मिली थी। इनका शोध कार्य का हिस्सा रहा रामचरितमानस और रामायण में। तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के काल में लिखी थी, मुगलों के काल में लिखी थी, और वाल्मीकि ने रामायण उससे कई साल पूर्व लिखी थी। इनके बीच में ऐसा संबंध इन्होंने अपने शोध कार्य में पाया कि रामायण की भाषा, रामायण का सामंजस्य और रामायण की कथा तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामायण से उधार लिया, वाल्मीकि कृत रामायण से उधार लिया, और पूरा रामचरितमानस रामायण के कथा पर आधारित है। इस प्रकार का इनका 5 नचिकेत की कथा, नचिकेत की कथा पौराणिक प्रेमाख्यान है। ये कंठोपनिषद में, वेदों में उल्लेखित साहित्य की कथा है। इंद्रिय पराजय, रामचरितमानस, महाभारत, रामायण, इनका यह अनुवाद का काम रहा। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी। एक पुस्तक इन्होंने लिखी, पहली पुस्तक है इनकी जो बहुत बड़ी है, जिसे कहते हैं ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। A descriptive catalog of बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। फिर इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। ये काम महाराजा गंगा सिंह ने इनको सौंपा था। तीसरी थी, इनकी पुस्तक का नाम था पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। ये इनकी 3 पुस्तक थी जिन्होंने इन्होंने रचना की थी। ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, राजस्थान चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। इनके अलावा इन्होंने संपादन का कार्य किया। कुछ ऐसी पुस्तक थी जिनमें इन्होंने संपादक का कार्य किया। और संपादक की जो पुस्तक थी, इनकी पहली पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था
बिट्टू सूजा ने रचना की थी, जिसे राव जय सिरो छंद कहा जाता है। राव जय सिरो छंद। मालदेव राठौड़ जोधपुर के और राव जय सिंह बीकानेर के राठौड़ शासक थे। इनके मध्य युद्ध हुआ। राव जय सिंह को किस प्रकार बीकानेर छोड़ करके सिरसा रहना पड़ा और अपने बेटों को रक्षा किसी दूसरे के हाथ में सौंपनी पड़ी। उस युद्ध में राव जय सिंह खत्म हो गए और जब वो प्राण गति को प्राप्त हो गए तब कल्याणमल राजा बना। और इस प्रकार बिट्टू सूजा ने जो राव जय सिरो छंद है, इनका संपादन का कार्य पहली बार इनके संपादन का, इनके पन्नों को इकट्ठा करके संपादन का कार्य वो है राव डॉक्टर टेसिटोरी ने किया। दूसरी इतिहास प्रसिद्ध पुस्तक है राव जय सिंह का पोता है, कल्याणमल का बेटा है और राय सिंह महाराजा का भाई है, जो गागरोन की अकबर ने जागीर दी थी और गागरोन में रहता था। पश्चिमी राजस्थान साहित्यिक दृष्टि से डिंगल भाषा लिखी जाती है, पूर्वी राजस्थान पिंगल भाषा लिखी जाती है। पिंगल भाषा ब्रज भाषा के एकदम नजदीक है और डिंगल भाषा गुजरात के एकदम गुजराती के नजदीक है। तो इस प्रकार चारण साहित्य की जो भाषा शैली है डिंगल, गागरोन में रहते हुए इन्होंने डिंगल भाषा के एक एक शब्द को बड़े उचित तरीके से लिखा पृथ्वीराज राठौड़ ने, और उनका नाम है बेली कृष्ण रुक्मणी। बेली कृष्ण रुक्मणी का संपादन भी एलपी टेसिटोरी ने किया। दो पुस्तकों का संपादन किया बिट्टू सूजा द्वारा रचित राव जय सिरो छंद, बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की, इन दो पुस्तकों का संपादन किया। इनके अलावा इन्होंने कुछ निर्माण किया जो इतिहास प्रसिद्ध है इनका, और वो निर्माण किया बीकानेर के म्यूजियम का निर्माण। बीकानेर के म्यूजियम का गठन करने का कार्य एलपी टेसिटोरी ने किया। बीकानेर के म्यूजियम में एलपी टेसिटोरी कक्ष बना हुआ है। ये इनके इतिहास लेखन के कार्य को बखान खुद ब खुद करता है। इस प्रकार इनके कार्यों को 5 भागों में बांटते हैं: खोज का कार्य, अनुवाद का कार्य, रचना का कार्य, संपादन का कार्य और निर्माण का कार्य। इनके खोज का कार्य है रंगमहल सभ्यता का खोज, बड़ौपल सभ्यता खोज और रतनगढ़ सभ्यता खोज और प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता यानी पूर्व हड़प्पा काल की सभ्यता की खोज। अनुवाद का जो इनका कार्य है, रामायण का अनुवाद इटली भाषा में, महाभारत का अनुवाद इटली भाषा में, रामचरितमानस का अनुवाद इटली भाषा में, इंद्रिय पराजय का अनुवाद इटली भाषा में, नचिकेत की कथा का अनुवाद इटली भाषा में। इन्होंने जो 3 पुस्तकें रची, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, राजस्थानी चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, ये इन्होंने पुस्तकों की रचना की। संपादन का कार्य किया, यानी पुस्तक के पन्ने संकलन करके और उसे इकट्ठा करके एक पुस्तक का रूप देने का जो कार्य किया, वो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, बिट्टू सूजा कृत राव जय सिरो छंद और पृथ्वीराज राठौड़ कृत बेली कृष्ण रुक्मणी का। निर्माण का जो कार्य किया वो इन्होंने म्यूजियम का किया, जहां एलपी टेसिटोरी कक्ष से इनके कार्यों का बखान करता है। इस प्रकार एलपी टेसिटोरी है वो 22 नवंबर 1919 को स्पेन इन्फ्लुएंजा से बीकानेर में खत्म हो गए और 1982 के बाद एलपी टेसिटोरी स्मृति दिवस मनाने की परंपरा स्टार्ट हुई। 1982 एलपी टेसिटोरी की 1982 के बाद स्टार्ट हुआ। इस प्रकार एलपी टेसिटोरी का योगदान राजस्थानी चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे में रहा। पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा।